हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सारे वीडियो मिलते हैं यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी पूरे सब्जेक्ट के सिस्टमेटिक वीडियो, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की पिछले साल आए हुए कुछ प्रश्न हम देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस के भूगोल के चैप्टर नंबर 4 के। आपके चैप्टर का नाम है कृषि, तो हम उसके ही जो पिछले साल प्रश्न आए हुए हैं यूपी बोर्ड में, हम वो देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है ना। आपको बताना है कौन सी रबी की फसल है। तो अब ये वाली बात आई कि यार सर रबी, खरीफ, जायद, तो आपको तीनों चीजें मैं बता देता हूं क्या है ना। एक तो सबसे पहले एक चीज आती है रबी, दूसरी आती है इसको आप कहते हैं खरीफ, और तीसरी मतलब खरीफ को यहां ना लिख के मैं यहां लिख दूं, और तीसरी आती है इसको कहते हैं जायद। क्लियर? ये तीन प्रकार की फसलें होती हैं। आपको रबी पता होगी और खरीफ पता होगी। आप ऐसा मानना रबी मतलब क्या हो गया, जो ठंडी में बोई जाने वाली फसलें हैं जिनका समय अभी कटाई का चल रहा है। मतलब इनकी बुवाई कब होगी, इनकी बुवाई मतलब इनकी सोइंग कब की जाएगी, तो इनकी बुवाई की जाती है अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में इनको बो देंगे। और कटाई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है, तो नॉर्मल फसलें आमतौर पर कोई भी फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार होती है। तो आप लगा दो सितंबर में लगाई, तो सितंबर पूरा सितंबर तो लास्ट तक लगाया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये कितना हुआ, ये हमारा मतलब इसको अगर हम 3 महीने 4 महीने 100 से 120 दिन है ना, सॉरी 100 से 120 दिन, तो 100 से 120 दिन मतलब क्या हो गया, आप ये कब काटी जाएगी, मार्च अप्रैल में काट कर तैयार कर दी जाएगी। मार्च अप्रैल में इनको काट दिया जाएगा। तो आप देखें यहां पर कि सितंबर में बो रहे हैं, तो सितंबर तो लास्ट निकल ही गया, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी है ना, तो ये आप फरवरी लास्ट तक इनकी कटाई चालू हो जाती है। आजकल ये फसलें कैसी बोने लगे हैं, आप देखें कि इनको अक्टूबर और नवंबर के अंदर बुवाई होने लगी। स्टैंडर्ड तो जो है कि भाई सितंबर अक्टूबर में, लेकिन सितंबर तक चूंकि साइकिल थोड़ा सा लेट हो गई है, तो बुवाई कब हो पाती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में बुवाई हो रही है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। कुछ कुछ फसलें या कुछ कुछ किसान तो फरवरी में काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ठंडी में बुवाई की जाती है। अब आपको पता है सब लोग अभी ठंडियों में आपने रहे हैं, आपने मटर का होला खाया है, चने का होला खाया है, गेहूं भी आता है अभी, तो आपको पता है मटर, चना, गेहूं, जौ, ये सब किस में होता है, इस रबी की फसल में होता है। खरीफ की फसल क्या है, ये एक ऐसी फसल है जिसको आप बरसात के ऊपर निर्भर करती है ना, और इस फसल आने के पहले इस फसल को काट लिया जाता है। मतलब जब रबी की फसल आएगी तो वो खरीफ की फसल खेत खाली करती है, तभी आपकी रबी की फसल आ पाती है। तो हम ये क्या कहते हैं, खास तौर से जो गर्मी या बरसात वाली फसलें हैं, है ना, वर्षा पर तो पूरी खेती आधारित है, लेकिन खास तौर पर हमारे यहाँ पर खरीफ की फसल क्या है, वर्षा पर आधारित है। तो इसकी बुवाई कब कर दी जाएगी, तो इसकी बुवाई हो जाएगी सर जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में इसकी बुवाई हो जाएगी, यही वाली बात देख रहा हूं। इसकी कटाई कब कर दी जाएगी, तो जैसे ही ये आएंगे तो सितंबर अक्टूबर तक इसकी क्या कर देंगे, कटाई कर देंगे। सितंबर अक्टूबर और कुछ कुछ जगह नवंबर तक कटाई कर देंगे। तो ये कटाई कर दी यहां पर। अब यहां पर कौन सी फसलें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि खरीफ में क्या लगाते हैं, वर्षा वाले में जुलाई में क्या बोते हैं, उड़द है ना, तिल, मूंग, मूंगफली, बाजरा, ये सारी कब बोते हैं, ये सब इस टाइम पर बोते हैं। अब सर ये जायद कब आ गई, तो आप इसमें देखो कि अप्रैल में ये खेत खाली हो रहा है, अप्रैल के बाद मई जून, अप्रैल मई जून ये 3 महीने खाली हो रहे हैं। तो जायद की फसल कहां लगा देंगे, अप्रैल से लेकर कब तक, मई जून के बीच में ना, जून तक कर देते हैं। तो इसमें खास तौर से कौन सी फसलें उगाएंगे जायद में, इसमें खास तौर से सब्जी वाली फसलें उगाई जाती है। आपको गर्मियों में जो कलिंदर मिलता है, जिसको आप तरबूज कहते हैं, खरबूज कहते हैं, ककड़ी जो होती है, ये सारी चीजें कब उगाई जाती हैं, ये जायद की फसल में। जो गर्मियों में आप देखते हैं कि आपके लिए स्पेशली आता है, तरबूज आ गया, खरबूज आ गया, ककड़ी आ गई है ना, ऐसी और कोई फसलें आ जाती हैं, तो ये सब क्या होती हैं, जायद के अंदर। तो अब इसमें से आपको बताना है कि भाई रबी की फसल कौन सी है। क्लियर? तो अब आप बताएंगे कि रबी की फसल कौन सी है।
रबी मतलब ठंडी वाली फसल, जो टाइम अभी चल रहा है, जिस फसल की अभी कटाई का टाइम चल रहा है वो रबी की है। तो इसमें से आप सभी लोग बहुत आसानी से बता पाएंगे कि रबी की फसल क्या है। गेहूं को रबी की फसल कहा जाता है। बाकी सब क्या है, धान बाजरा मक्का, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। इन्हें जुलाई अगस्त के अंदर बोया जाता है और अब मार्च अप्रैल के आसपास काट लिया जाता है। अगला ऑप्शन है या अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो हमने अभी देखा हुआ था कि खरीफ क्या कहलाता है, रबी क्या कहलाता है, जायद क्या कहलाता है, हमको ये सब एकदम स्पष्ट था। तो चना क्या है, ठंडी में आता है, होला खाते हैं, ये नहीं होगा भाई। खरीफ मतलब क्या हो गया, जो जून जुलाई में बोई जाएगी और जिसको अपन क्या कर देंगे, सितंबर अक्टूबर तक आते आते काट देंगे, तो ये तो नहीं होगा, है ना। अब ये क्या धान होगा क्या, या कपास होगा क्या, तो ये बता, सॉरी ऑप्शन ये नहीं है ना। पूरा प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न जरूरी है पूरा। कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, ये आपको बताना है। खरीफ की फसल नहीं है तो क्या है, अब ये तो हमको पता है कि रबी की है, रबी की है तो खरीफ की नहीं होगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, चना हो जाएगा। प्रश्न पूरा पढ़ना हमेशा। जैसे अभी आपने प्रश्न पूरा नहीं देखा और अपन क्या केवल खरीफ समझ गए। कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, आप पेपर के अंदर कई बार पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते और गलती से गलत आंसर टिक कर देते हैं, लिख देते हैं, और कब याद आता है, वो पेपर खत्म हो जाने के बाद। तो प्रश्न पूरा पढ़ेंगे। देखो ये नहीं लगा हुआ है, नहीं का मतलब खरीफ की नहीं है, मतलब क्या है, कोई और दूसरी है। तो ये खरीफ में होती है, ये खरीफ में होती है, ऑप्शन इन दोनों का है, तो बच्चा कौन, चना रबी की होती है। तो उसी को अपन क्या करेंगे, सही टिक लगा देंगे। क्लियर ये बात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशा निकलता है, वो बताना है। रबड़ में रेशा निकलता है क्या, आपने और हमने देखी भी नहीं होगी। रबड़ में रेशा नहीं निकलता, आप ये मान के चलना है ना। जौ में रेशा निकलता है क्या, जौ आपने देखा होगा, जिसको कई सारे लोग जवा भी कहते हैं, हवन सामग्री में भी जौ डलता है, जौ का आटा आप जानवरों को भी खिलाते। कॉफी में निकलता है क्या, कॉफी का पाउडर, आपने सबने कॉफी पी होगी, तो कॉफी में रेशा होता है क्या ऐसा, लेकिन जूट में होता है। इससे क्या बनते हैं, इसके रेशे से बोरे बनाए जाते हैं, बोरे और बोरी तैयार होते हैं, है ना। बोरे और बोरी तैयार होते हैं, इससे बोरे और बोरी तैयार होते हैं। आपने देखा होगा फसल का टाइम चल रहा है अभी, पर बोरे बोरी का चलन चल रहा होगा। तो किस में रेशे होते हैं, जूट में होते हैं, और आपका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि। उचित की जगह कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं उपयुक्त, एक ही बात है। यहां पर उचित की जगह आपको उपयुक्त भी लिखा मिल सकता है। तो एक ही बात है कि भाई कौन सी फसल कपास की खेती के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त होती है। हमने ये प्रश्न देखा भी हुआ है पहले। तो इसके लिए कौन सी है आपकी, काली मिट्टी। उपयुक्त कौन सी है, काली मिट्टी। हमने इस पर चर्चा भी की थी, काली मिट्टी क्यों है, क्योंकि ये पानी को सोखने की, पानी को धारण करने की क्षमता इसकी होती है। तो इस कारण से कपास की खेती यहां पर ज्यादा मात्रा में की जाती है। अब आते हैं आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां बताना है। मतलब किन भौगोलिक परिस्थितियों में चावल हो सकता है। चावल की उपज, दूसरा प्रश्न इसी का टाइप, चावल की उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का, दशा और परिस्थिति एक ही कहलाती है। चावल को धान भी कहते हैं, क्योंकि धान से ही चावल निकलता है, बकला निकाल लेते हैं तो अंदर का जो बीज रहता है उसको चावल कहते हैं। तो ये भी एक ही बात है। चावल की खेती नहीं होती, खेती किसकी होती है, धान की। धान को दलवाकर हम उसका कवर, फुलकी जिसको भूसी कहते हैं, चुनी कहते हैं, उसको अलग करवाते हैं, और जो बचता है जिसको हम खाते हैं वो चावल कहलाता है। तो धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का आपको वर्णन करना है। मतलब कहां कहां पर धान की खेती की जा सकती है। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि भाई कहां कहां पर कर सकते हैं, इनकी उपयुक्त चीजें, या कैसे कैसे हम, क्या आइडियल कंडीशन हो, बरसात कितनी हो, तापमान क्या हो, खेत कैसा हो, हम ये सारी बातें इसके अंदर देखें। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं या भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, दिखते हैं। चावल एक प्रकार का कैसा पौधा है, उष्णकटिबंधीय है ना। चावल की फसल जो है वो उष्णकटिबंधीय है, और ये कैसा है, मानसूनी जलवायु की उपज है। मतलब जहां पर बरसात होती रहती है। आपने देखा होगा चावल के खेत को पानी से भरना पड़ता है। तो आप ये पानी से तभी भर पाएंगे जब बरसात होगी। आपको बार बार कुएं से भरना पड़ेगा तो संभव नहीं है, खर्चीली बहुत हो जाएगी, है ना। या तो नहर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बरसात हो जाए तो भर जाती है लबालब। तो चावल प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय या मानसूनी उपज है, या मानसूनी फसल है। अतः इसकी फसल के लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
उष्ण और आर्द्र, गर्म और ह्यूमिडिटी टाइप की हो, उसकी क्या होती है आपको आवश्यकता होती है, उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम तापमान कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीग्रेड सॉरी, है ना, 25 सेंटीग्रेड से तापमान आपका कम नहीं होना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा कितनी हो, कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आपकी हो रही हो। इससे अगर कम होती है तो चावल की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। इतनी कम से कम वर्षा होनी चाहिए। अगर ये किसी जगह पर इस प्रकार की चीज है कि वहां 25 सेंटीग्रेड तापमान मेंटेन रहता है, 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा वहां पर होती है, तो वहां पर आप खेती कर सकते हैं किसकी, चावल की, उसके लिए ये उपयुक्त दशा होगी। क्लियर। अब कम वर्षा वाले भाग जैसे आपके मन में आएगा कई सारी जगह पर तो सर खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो कम वर्षा वाले भागों में कैसे करते हैं अपन, सिंचाई के द्वारा, पानी डालना पड़ता है, सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन करते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर इनकी खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है। इसकी खेती के लिए चिकनी, कछारी और दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। मतलब किस प्रकार की मिट्टी में करें, तो चिकनी मिट्टी में, कछारी मिट्टी में या दोमट मिट्टी के अंदर इसकी खेती की जा सकती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, बाढ़ के मैदान में, समुद्र तटीय मैदान में, यहां पर इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, पानी मिल जाता है और इन मिट्टियों की उपज भी या पैदावार भी ठीक होती है। चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम माने गए, है ना। पहाड़ी भागों में ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल उगाया जाता है। चावल एक बहुत चावल की खेती करने में काफी मेहनत लगती है। पहले चावल को एक जगह अलग उगाना पड़ता है, फिर उसको वहां से उखाड़कर खेत में रोपना पड़ता है, तो रुपाई, फिर उसकी निराई गुड़ाई, मतलब उसमें कुछ कचरा या कोई दूसरे पौधे जमते हैं तो उनको अलग करना पड़ता है, तो उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, फिर काटना पड़ता है, फिर धान से चावल निकालना पड़ता है या धान से चावल और भूसी अलग करनी पड़ती है, तो इसमें लेबर की पर्याप्त मात्रा लगती है। तो यहां पर क्या हो, ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर पर्याप्त संख्या में लेबर उपलब्ध हो। तो अब कैसे इलाके में कर पाएंगे, ऐसे इलाके में कर पाएंगे जहां जनसंख्या सघन है। इन्हीं कारणों से चावल की खेती सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। मतलब आप देखें जैसे उत्तर प्रदेश में होती है, बंगाल में होती है, पंजाब में होती है, हरियाणा में, बिहार में, है ना, इन सब जगहों पर, मध्य प्रदेश में, है ना, लेकिन बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश यहां पर ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि यहां पर आप देखें एक तो मैदानी भाग हो गया, तो ये वाली मिट्टी इनको मिल जाएगी, दूसरा वर्षा ठीक ठाक होती है, और तीसरा क्या, यहाँ पर सघन जनसंख्या है, तो लोग पर्याप्त मात्रा में काम करने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सभी क्या है, इनकी उपयुक्त दशाएं हैं जहां पर चावल की खेती आप कर सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बतानी है। अब आपको बताना है कि भारत की कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और मैं ये समझकर चल रहा हूं कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं खेती वाले परिवार से जरूर जुड़े होंगे, तो आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ देखा होगा, तो अपने हिसाब से भी सोचकर देखिए क्या विशेषताएं होंगी भारत की कृषि की। अपन देखते हैं क्या क्या है। भारत की कृषि की पहली विशेषता क्या है, प्रकृति पर निर्भर है। बारिश ठीक हुई फसल अच्छी, बारिश कम हुई फसल बर्बाद, बारिश ठीक हुई फसल अच्छी लेकिन भगवान ने एक झटका और दे दिया पानी का तो फसल बर्बाद। तो ये क्या है, प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर निर्भर है तो क्या है, अब अपन देखेंगे भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है उस वर्ष कृषि उत्पादन भी यथेष्ट या पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन अगर वर्षा ज्यादा हो गई तो ज्यादा पानी भर जाने से पौधा खराब, वर्षा नहीं हुई तो सूखा हो जाने की स्थिति में भी, अति वर्षा और वर्षा के कम होने पर, तो वर्षा के कम होने पर सूखा की स्थिति और अति वर्षा में फसल का खराब होने का डर रहता है। दूसरा क्या है, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता, मतलब उत्पादन उतना ज्यादा नहीं है, ये विशेषता है हमारी। हम ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं दूसरे देशों की तुलना में। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर अपेक्षाकृत उत्पादन जो है वो कम है। अगर हम यही उत्पादन अमेरिका से या दूसरे देशों से तुलना करें तो हम बहुत पीछे हैं इस मामले में। तीसरी खास बात क्या है कि हम अपने यहां पर खास तौर से जो फसलें उगाते हैं वो खाद्यान्न, गेहूं, चना, मटर, ये सारी फसलें उगाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी मात्रा में, दुनिया का एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना की पूर्ति भी करनी है। इस कारण से हम खाने वाली फसलें या खाद्यान्न फसलें ज्यादा उगाते हैं। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण का दबाव कृषि पर रहता है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, है ना, जनसंख्या बढ़ रही तो खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि का लगभग
65% है ना, आप इसको 66% भी लिख सकते हैं, 65.8% है ना। तो 65% भाग खाद्यान्न तथा शेष भाग पर हम 65 के बाद जो बचा लगभग कितना बचा आपका 35%, तो 35% पर आप व्यापारिक और वाणिज्यिक फसलें कर पा रहे हैं। चूंकि हमारी खेती पर दबाव बहुत है, हम ऐसी फसलें नहीं उगाएंगे तो हमारे देशवासियों का पेट कैसे भरेगा, तो इस कारण से खाद्यान्न फसलें उगानी पड़ रही। ये 3 विशेषताएं हमारी क्या क्या हो गई, प्रकृति पर निर्भर है, उत्पादकता कम है, खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं। तो ये 3 हमारी क्या हो गई यहां पर प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब आपको बताना है कि कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख करना है कि क्या क्या 3 समस्याएं कृषि के अंतर्गत हैं। तो 3 समस्याएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है, धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इससे क्या होगा, अनाज और दालों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। तो भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ इनकी उत्पादन क्षमता घट रही है। तो खाद्य उत्पादन क्या हो रहा है, खाद्य उत्पादन की कमी हो रही है, खाद्य उत्पादन घट रहा है। तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि अगर सभी लोग इस नकदी फसलों की तरफ चले गए तो फिर भविष्य में खाद्य पदार्थ कैसे होंगे, जनसंख्या तो उसी स्पीड से बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भूमि के आवासन मतलब निवास के लिए जमीन, बड़े बड़े बंगले बनाए जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। 2 लोग रह रहे हैं, बंगला बना है 20 एकड़ में, तो इनसे क्या है, गैर कृषि भूमि है ना, तो आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भूमि, भू उपयोग, कृषि की बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा, मतलब खेत छोटे हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उन पर बंगला बना रहे हैं या कुछ और कर दे रहे हैं, तो जो गैर कृषि भूमि है उस पर ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, गैर कृषि भूमि का उपयोग ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो कृषि के लिए खेती है उसमें स्पर्धा बढ़ रही है, कम बच रही है तो उसमें स्पर्धा बढ़ रही है। इस कारण से क्या हो रहा है कि जो बोया गया क्षेत्र है वो क्या है, आपका बोया गया क्षेत्र क्या है, कम होता जा रहा है। जैसे आपके पास अभी 50 बीघा खेत था और आपने उसमें कहीं 5 बीघे के अंदर कोई प्लांट लगवा दिया, तो अब आप 50 बीघे की मैं खेती थोड़ी कर पाएंगे, अब आपके पास कितना बचा, 45 बीघा। तो ऐसे होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो बोया गया क्षेत्र है या कृषि का कुल क्षेत्र है जिसमें हम बुवाई करते थे, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। ये इसकी दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या क्या है कि रासायनिक उर्वरक या पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने इनका उपयोग करते, जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम दिए थे, इनका उपयोग करने से ये कृषि वगैरह या जो कीड़े लगते थे या उत्पादन जो था वो एकदम से बढ़ गया था और जो कीट वीट लग रहे थे वो भी मरने लगे थे। तो ये नाटकीय परिणाम दिया था, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ, लेकिन भविष्य में देखा गया कि अब इनको मिट्टी के निम्नीकरण, मतलब मिट्टी की उत्पादकता घटा रहे हैं, मिट्टी की क्वालिटी कम करने के लिए इनको दोषी माना जा रहा है। तो ये 3 कमियां हमारे कृषि सिस्टम के अंदर हमने देख ली। पहली क्या हो गई कि भाई खाद्यान्न फसलों की जगह फल वाली फसलें, सब्जी वाली फसलें आ रही। दूसरा क्या है कि जो गैर कृषि भूमि है उसका, कृषि भूमि का उपयोग गैर ऐसे चीजों में कर रहे हैं जहां पर हम खेती नहीं कर रहे। तीसरी क्या है, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे भी क्या हो रहा है, उत्पादकता घट रही है, हमारी भूमि की क्वालिटी गिर रही है। इन सब के लिए इनको दोषी माना गया है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय टाइप का, जिसमें प्रश्न नंबर 1 कहता है भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। या इसी को इस तरीके से पूछा कि भारत में कृषि क्षेत्र में आने वाली समस्याएं या होने वाली समस्याओं के बारे में लिखिए। एक एक करके लिखते चलते हैं क्या है। तो हमने उत्तर लिखा भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं, और समस्याएं क्या लिख दी कि समस्याओं को 3 भागों में बांटा गया, सामान्य कारण, संस्थागत कारण, प्राविधिक कारण। प्राविधिक मतलब टेक्निकल, तकनीकी कारण जिसको आप कह सकते हैं, वो तो 3 प्रकार से पन्ने बांटा। अब एक एक करके देखते चलते हैं। सामान्य कारण क्या हो सकता है, तो सामान्य कारण के अंदर 3-4 पॉइंट आ गए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, भूमि पर जनसंख्या का भार। ये पहला, आप पॉइंट याद रखेंगे, आपको पूरी डिटेल बन जाएगी आसानी से। भूमि पर जनसंख्या का भार, भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ते जा रहा है, चूंकि हमारे यहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता वो क्या है, निरंतर कम होते जा रही है। अगर 1901 में हम देखें तो प्रति व्यक्ति 2.1 हेक्टेयर थी, और वर्तमान की स्थिति हम देखें तो प्रति व्यक्ति कितनी आ रही है, 0.7 एकड़, है ना। तो ये क्या हो रही है, धीरे धीरे घटती चली जा रही है कि पहले 1901 में 2.1 एकड़ थी, जो घटकर अब कितनी हो गई है, 0.7 एकड़ हो गई। तो आप देख रहे हैं कितनी घट गई यहां पर। तो भूमि पर भार हो रहा है, तो भाई जितने ज्यादा लोग बनेंगे सबको मकान चाहिए, पहले रहेंगे, है ना, फिर रोड भी डलेगी उस पर, फिर कुछ दूसरे उद्योग भी लगेंगे। इससे क्या है, वो जमीन तो लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि बढ़ जाओ, उतनी जमीन है, तो खेती की जमीन इस तरफ चली जा रही है। क्लियर। दूसरा है कुशल मानव शक्ति का अभाव, ये सामान्य कारणों में से एक कारण है। भारत का कृषक सामान्यतः निर्धन, निरक्षर
एवं भाग्यवादी होता है। वो सब कुछ कहता है कि भगवान करेगा। हम टेक्निकल चीजें नहीं समझते हैं कि क्या मिट्टी परीक्षण करवाएं, हम कैसे खेती करें, मौसम क्या चल रहा है। अपने यहाँ क्या होता है कि बोले दिवाली आ गई है, बोनी हो जाना चाहिए, अब ये महीना आ गया है, कटाई हो जानी चाहिए। हम उसके टेक्निकल कारण कैसा चल रहा है मौसम हम पढ़ते लिखते उसके बारे में कम है। तो भारत में परंपरागत तरीके की खेती हो रही है। इससे क्या है कि उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। हम आप देखेंगे बहुत सारी जगह फव्वारा से सिंचाई होने लगी है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो कहलाता है। अभी भी बहुत सारे किसान नहीं करते हैं, 60% तो किसान नहीं करते होंगे, 30-40% किसानों ने स्टार्ट कर दिया है। तो आप देखें हम टेक्निकली बहुत स्लो हैं, हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे ढर्रे पर पुराने तरीके से चल रहा है ना। भूमि पर लगातार कृषि, हम जमीन को बार बार खाली नहीं छोड़ते ताकि उसको कुछ रेस्ट मिल जाए, वो अपनी उर्वरकता या अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। अनगिनत वर्षों से हमारे यहां पर भूमि पर खेती की जा रही है। जैसे फलतक खेती, उर्वरा शक्ति क्या होती है, लगातार खेती करेंगे तो इससे उर्वरक शक्ति आपकी क्या है, उत्पादन शक्ति क्या है, घटती है, कम होती है। उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए सामान्यतः ना तो हेरफेर प्रणाली का उपयोग, हेरफेर मतलब ना तो हम फसल बदल रहे हैं, ना ही हम जमीन को खुला छोड़ रहे हैं, और ना ही हम कोई बहुत अच्छे रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, डाल दो डीएपी, डाल दो यूरिया, बस ऐसे ही चल रहा है काम, ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। तो एक तो कारण ये इसका ये होगा, सामान्य कारणों में ये कारण हमने देखे। अगला है संस्थागत कारण। संस्थागत मतलब जो इंस्टीट्यूशनल रीजन है, संस्थागत कारण क्या होंगे, तो खेतों का लघु आकार होना। बढ़ती जनसंख्या में खेत के आकार क्या हो रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं। उपविभाजन एवं उपखंडन, जैसे आप मान लो एक उदाहरण, कैसे खेत का आकार छोटा हो रहा है। आपके पिताजी के पास 10 बीघा का खेत था, समझना आप इसको, है ना, 10 बीघा खेत था, और आप लोग कितने भाई हैं, 2 भाई हैं। 2 भाई हैं तो बटकर कितना हो जाएगा, 5। हो सकता है बहुत अच्छी दोस्ती हो, एक ही खेत चल रहा हो, लेकिन हो सकता है बीच में मैल डलवा दी हो। फिर इनके भी 2-2 लड़के हैं, तो कितना हो गया। आपने जमीन अगर नहीं खरीदी है तो कितना हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जमीन क्या हो रही है, खेत का आकार क्या होते जा रहा है। जब आपके दादाजी खेती करते थे तो 10 बीघा था, लेकिन जब आप खेती कर रहे हैं तो आपके पास कितना है, 2.5 बीघा। तो क्या हो रही है, यहां पर खेत के आकार की साइज छोटी होती जा रही। कैसे हो रही है, उपविभाजन पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा, उपखंडन के परिणाम स्वरूप देश में खेतों का आकार अत्यंत छोटा हो गया है। परिणामतः आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, जैसे मान लो आपने ट्रैक्टर बड़ा ले लिया, खेती है 2 बीघा की, ट्रैक्टर बड़ा लेके क्या करोगे, भाड़े से ही करवाना पड़ेगा आपको। तो आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं हो पाता। श्रम व पूंजी के साथ ही समय का अपव्यय। आप छोटे से खेत में क्या क्या करेंगे, तो टाइम भी उतना ही लगेगा और आप बहुत अच्छे से खेती भी नहीं कर पा रहे। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, अल्प मात्रा में भूमि सुधार। भूमि में रिफॉर्म करना चाहिए, जमीन को सुधारना चाहिए, खेत बनाना चाहिए। तो ये क्या, देश में भूमि सुधार की दिशा में अभी तक महत्वपूर्ण ढंग से आवश्यक प्रगति नहीं हुई है। उतना अच्छा तरीके से हम नहीं कर पाए जैसे अमेरिका या दूसरे देशों में है, जिसके फलस्वरूप कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होता है और इसका उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खेत बट जाए भाई, अब जैसे मान लो आपके पास 4 बीघा खेत है, 1 बीघा यहां है, 1 बीघा यहां है, 1 बीघा यहां है, 1 बीघा यहां है, कहां कहां आप ध्यान देंगे, करना तो कहीं एक ही जगह। तो अगर समय समय पर भूमि सुधार होता रहे तो आपकी जमीन एक ही जगह 4 बीघा कर दी जाए, ये किसी और को दे दी जाए, जो भी चकबंदी हकबंदी के अंदर होता है, भूमि सुधार का पार्ट होता है ये। तो अगर ये भूमि सुधार होता जाए तो खेत का आकार क्या होगा, सही होता जाएगा, और इससे क्या होगा कि लोग अपनी उत्पादन क्षमता पर भी ध्यान दे पाएंगे। अभी क्या है कि 4 जगह दिमाग बटेगा आपको, जैसे मान लो सिंचाई करनी है तो एक खेत पर मोटर लगाया, फिर वहां से निकाला, दूसरी जगह ले गए, फिर कहीं और ले गए, तो ये समस्याएं यहां पर होंगी। अगला क्या है, कृषि सेवाओं का अभाव। भारत में कृषि सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव पाया जाता है ना, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती। जैसे आपको तकनीकी ज्ञान चाहिए, कहां से लें पता नहीं है, कैसे हम खेती नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र तो हैं, लेकिन वहां आपको जाना पड़ेगा, वो आपके यहां तक नहीं आएंगे क्योंकि वो एक ही है जिले में या ब्लॉक स्तर पर। तो इन सब संस्थाओं का बड़ा अभाव है भारत में। प्रावधिक कारण क्या है, टेक्निकल रीजन क्या होंगे, तो परंपरागत विधियां। भारत के जो किसान हैं वो परंपरागत जो रूढ़िवादी विधियां चली आ रही हैं, जैसे करना वैसे ही कर रहे हैं, उनमें बदलाव करने की कोशिश नहीं करते। भारतीय किसान अपने परंपरावादी दृष्टिकोण एवं दरिद्रता के कारण पुरानी और अकुशल विधियों का ही प्रयोग करते हैं। अब मान लो उन्होंने सोचा भी कि ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर कैसे लें, गरीबी है, तो उस मजबूरी है उनकी कि पुराने तरीके से ही करना पड़ेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। उर्वरकों की कमी। भारत में खाद तो डालते हैं, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहां पर गोबर के खाद और रासायनिक खादों की पर्याप्त मात्रा में कमी है ना। उत्पादन में वृद्धि के लिए
जो उर्वरक है उनका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, परंतु भारत में गोबर एवं आधुनिक रासायनिक खादों का, है ना, दोनों का अभाव पाया जाता है। गत वर्षों में थोड़ी बहुत तरक्की हुई है, लेकिन वो नाकाफी है, इतनी नहीं है कि पूरे देश को खाद की, आपने देखा होगा जब खाद डालने का समय आता है तो कितनी किल्लत होती है, कितनी ब्लैक में बोरियां बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, समस्याएं पैदा हो रही हैं यहां पर। आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव, भारत के अधिकांश कृषक पुराने उपकरणों का उपयोग करते हैं, है ना, नए उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये एक कमी इनके अंदर देखी गई है, जिससे उत्पादन में क्या होती है, उचित वृद्धि नहीं हो पाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि परंपरागत भारतीय कृषि उपकरणों में अवश्य कोई दोष है, कोई मौलिक दोष है। अतः कृषकों को आधुनिक उपकरणों को अपनाना चाहिए, धीरे धीरे इन सब नई चीजों की तरफ आना चाहिए। चौथा कारण क्या है, बीज की उत्तम किस्मों का अभाव। इसके 3-4 कारण हैं कि भाई बीज की उत्तम किस्मों के अभाव के पीछे कारण क्या है। तो कृषि के न्यून उत्पादन का एक कारण क्या हो गया, आपका बीज का, अच्छी क्वालिटी के बीज का ना होना। इस स्थिति में मूलतः 3 कारण। पहला तो क्या है, किसानों को उत्तम बीज की उपयोगिता का पता नहीं है, सब जानते नहीं है, गांव से ही ले लिया कि भैया तुमने क्या लगाया था पिछली बार, हमें दे देना वो बीज, हम जानते ही नहीं है। दूसरा कारण क्या है, बीजों की समुचित आपूर्ति ना हो पाना, पता चलता है तो मिल नहीं पाता है। तीसरा क्या है, अच्छी किस्म के बीजों का बड़ा महंगा होना और किसानों का गरीब होना। तो ये क्या है, इनके प्राविधिक कारण होगा कि भाई टेक्निकल रीजन होगा, जिस कारण से भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं यहां पर रही हैं। अगला क्या है, साख सुविधाओं का अभाव। अभी तक कृषि विकास के लिए पर्याप्त साख सुविधाओं कृषकों को उपलब्ध नहीं थी। अभी तक एक क्या आ गई है, यहां पर एक KCC आ गया है किसानों के लिए, इसको कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें क्या है, किसान उससे पैसा निकाल ले और अपनी खेती वेती कर ले, बाद में जमा कर दे, ब्याज बहुत कम लगता है। इसके मूलतः 2 कारण है, क्या है, कृषि वित्त संस्थाओं का अभाव, कृषि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वो नहीं है हमारे यहाँ पर, है लेकिन सोसाइटी वगैरह है। दूसरा क्या है, उचित कृषि मूल्य, है ना, कीमत ठीक हमें नहीं मिल पाती है, तो ये भी हमारा एक कारण हो जाता है। अगला एक कारण क्या आता है इंपॉर्टेंट, पशुओं की हीन दशा। भारत में जानवरों की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के जो जानवर हैं उनका बड़ा अभाव आपको देखने को मिलेगा, अच्छी नस्ल का अभाव आपको बहुत देखने को मिलेगा, है ना, अच्छी नस्ल का अभाव यहां है। अन्य शब्दों में हम कहें कि पशुधन तो है, लेकिन गुणात्मक स्थिति संतोषजनक नहीं है, गुणवत्तापूर्ण पशुधन हमारे पास नहीं है। अतः पशु आर्थिक सहयोग प्रदान करने की जगह क्या हो जाता है, कृषकों पर भार बन जाते हैं, किसानों पर भार बन जाते हैं, किसानों को भार पैदा करते हैं। क्लियर, तो ये प्रमुख कारण यहां पर रहे। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। आपको ये वीडियो प्राप्त करने के लिए करना क्या है, आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ना है, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।